आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर बख्शी साहब ने बहुत सारे फेमस गीत अपने लिखे हैं। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर बैठकर वो अपना काम करते थे। ट्रॉफीज वगैरह देख के तो चीज़ें याद आती ही होंगी, लेकिन आज भी उनका 1964 का गाना है, मेरे महबूब कयामत होगी। आज किशोर कुमार का। हाँ जी, वो आज के बच्चे 18, 19, 20 ईयर ओल्ड आर सिंगिंग दैट सॉन्ग। मेरे महबूब कयामत होगी। ऐसे डैड, बचपन से हम आपके गाने सुनते आ रहे हैं। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, आई 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 तेरी याद आई, सावन का महीना पवन करे शोर, मतलब हजारों गाने लिख दिए आपने लव पे। आपसे बात कर रहे थे, आपने एक सिलाई मशीन हमें दिखाई कि आपकी मम्मी उस पर कपड़े सिला करती थी। का पहला जो शौक था वो सिंगिंग का था, लेकिन सिंगिंग में उनको इतनी हुनर नहीं, अपना ही डिडंट मेक प्रोग्रेस। तो राइटिंग में उनको इमीडिएटली विद इन 10 ईयर्स 10 साल लगे उनको। वो 1950 में आए, 3 महीने यहाँ रहे, कुछ हुआ नहीं, तो वापस जाके जबलपुर में वापस भर्ती हो गया आर्मी में, सिग्नल्स, ही वाज इन सिग्नल्स। कुछ 6 महीने में उनका पसीना छूट गया। बोला भाई भैया ये तो मेरे से काम नहीं होगा, ना मुझे कोई काम मिला है ना फिल्म मिली है, और तो अभी मैं वापस जाके तीसरी बार आर्मी ज्वाइन कर लूँगा। मिस्टर चित्रमल स्वरूप, टिकट कलेक्टर, इंडियन रेलवेज, वेस्टर्न रेलवे, यू शुड लिव इन बोरीवली। तो ही सेड तुम मेरे साथ रहो। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मेरे डैडी को अपने घर में 3-4 साल रखा, 1 रुपया नहीं लिया उनसे, बल्कि उनको कभी 50 पैसे 1 रुपया दे देते थे कि जा स्ट्रगल कर। तो वो स्टूडियो के बाहर जाके खड़ा हो जाना, म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर जाके खड़ा हो जाना, जैसे कोई आए तो मैं किसी को नमस्ते कर, मैं राइटर हूँ, सुन लीजिए। बहुत लोगों ने सुना, किसी ने काम नहीं दिया। कॉल्ड रोशन साहब, राजेश रोशन के फादर, पिताजी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तुम गीत लिखते हो, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, मैं नया लिरिसिस्ट ढूंढ रहा हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। मैं सांता क्रूज में रहता हूँ, ये एड्रेस लो, मेरे घर कल सुबह 10 बजे आ जाओ। उस शाम से बरसात शुरू हो गई मुंबई में, जोरों की बरसात, ऐसी बरसात से निकल ही नहीं सकता कोई, ट्रेन बंद हो गई। अच्छा। और बस बंद हो गई, BST बस जो जान है मुंबई की। तो रोशन साहब आए, देखे और चौंक गए, अरे ऐसे मौसम में कैसे, ऐसे बरसात में तुम आए क्यों? ये सर आपने बुलाया था 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे, ये सर बुलाया था बराबर है, लेकिन इतना जरूरी नहीं था, तुम कल आ सकते थे। तो ये सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए बहुत जरूरी था। पहली फिल्म हिट हुई वो थी मेहंदी में लगी मेरे हाथ, फिर उसके बाद हिट हुई जब जब फूल खिले, फिर मिलन। और बख्शी साहब ने अपने लफ्जों में कहा है कि आराधना के बाद मैंने जिंदगी में आज तक कभी काम नहीं मांगा, काम की लाइन लग गई। व्हाट इज अ लेजेंड, मेरे से सुनिए। उसने मुझे कहा इसके साहब इन लोगों की वजह से ना मैं 3 वक्त की रोटी कमाता हूँ। तो मेरे लिए उस दिन एक नया मतलब पैदा हुआ लेजेंड का। नमस्कार, आज अपने चैनल के लिए वैसे तो हमने बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ भी किए हैं, वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन ये जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं ये दिल के बहुत नज़दीक है। और आनंद बख्शी साहब का नाम किसने नहीं सुना। आज हम मुंबई में आए और आनंद बख्शी साहब के बेटे राकेश जी से हमें मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें कॉल किया, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, प्रशंसक हैं, तो एक मुलाकात तो बनती ही थी, लेकिन हमने कहा कि हम बात करेंगे सिर्फ बख्शी साहब के बारे में, और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई भी। आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर बख्शी साहब ने बहुत सारे फेमस गीत अपने लिखे हैं। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर बैठकर वो अपना काम करते थे। राकेश जी ने बाकी सारे बताई हैं हमें बातें। तो राकेश जी ये बताइए कि बख्शी साहब के जाने के बाद
की ज़िंदगी किस तरीके से आपकी है? क्या आप किस तरीके से उन्हें याद करते हैं, किस तरीके से रिमेंबर करते हैं? ये ट्रॉफीज़ वगैरह देख के तो चीज़ें याद आती ही होंगी, लेकिन एज ए फादर किस तरह से याद करते हैं बख्शी साहब को? पहली बात यह है कि मुझे उनके जाने के बाद ही महसूस होने लगा कि वो एक लेजेंड थे, कि वो एक गीतकार थे, कि वो लिरिसिस्ट थे, क्योंकि अदरवाइज ही वाज जस्ट अ डैडी। आपके भी जो बेटे बेटी हैं वो तो वो उनके लिए तो डैडी है, जस्ट डैड, पापा, अब्बा, अब्बू, व्हाटएवर, यू नो। सो इट मेड मी रियलाइज दैट यार कोई ऐसा कुछ काम करके गए हैं कि आज भी 20 साल 22 साल हो गए हैं उनके गए हुए, आज भी उनका 1964 का गाना है, मेरे महबूब क़यामत होगी। हाँ, आज किशोर कुमार का। हाँ जी, वो आज के बच्चे 18, 19, 20 ईयर ओल्ड आर सिंगिंग दैट सॉन्ग। तो एक महसूस होने लगता है कि यार जब हम तो जब थे हमको तो मतलब परवाह, ये नहीं कि परवाह नहीं थी, पर हमें वैल्यू नहीं पता होती। मतलब वो कॉमन था हमारे लिए तो। हाँ कि भाई तो डैडी है हमारे, उनका तो काम ही है, उनका तो काम ही है, यू नो। तो एक वो महसूस होता है, और दूसरा ये एक चीज़ होती है कि अभी भी उनके नाम से कितने दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा। हमें जितनी तकलीफ एक आम आदमी को होगी एक इंस्टीट्यूशन में, कॉरपोरेशन में या घर के अंदर किसी के करीब आने के लिए, तो मतलब इतना इज्जत कमा लिया उन्होंने, इतना नाम कमा लिया कि नाम ही काफ़ी है, कि एक नाम से ही लोग जुड़ जाते हैं। एंड यू गेट, मतलब कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हैं जो मैं डिज़र्व नहीं करता। हाँ, आगे जाके डिज़र्व करूँगा जब मैं आई विल प्रूव माई ओन नेम टू दैट पर्टिकुलर पीपल, लेकिन दरवाजे खुल जाते हैं, यू नो। इट इज़ पीपल ट्रस्ट यू मोर ईजिली, पीपल वेलकम यू मोर ईजिली। तो वो एक बड़ा बहुत, पर उसी वजह से आई एम मोर केयरफुल, उसकी वजह से फूक के चलना पड़ता है कि मेरे साथ जो नाम जुड़ा है, हाँ, लीगेसी का एक लेगेसी है कि यार ये मुझे अपने घर में नहीं बुला रहे, ये बख्शी साहब को बुला रहे हैं, ये मुझे अपने ऑफिस में नहीं बुला रहे, ये तो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, इससे आप बच नहीं सकते। तो इसमें अच्छी बात ये है कि बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑलवेज इन चेक, केप्ट इन चेक। होता है जैसे कि एक बच्चा माँ के साथ जाता है तो देयर इज मम्मी टू लुक आफ्टर यू, टू कीप अ चेक ऑन यू, यू नो, मम्मी साथ में, यार कोई गड़बड़ नहीं करना है, डैडी साथ में, आज कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। तो वैसे ही उनके जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी भी डैडी का नाम है तो कुछ गड़बड़ नहीं करना, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल देना, कुछ ऐसा ब्लॉग नहीं करना बख्शी साहब के बेटे ने, क्योंकि नाम के आई एम ऑल्सो एन ऑथर, मेरी भी किताबें पब्लिश हुई हैं, लेकिन मैं तो एक 0 वाट का बल्ब हूँ, वो तो सूरज हैं। तो एक 0 वाट का बल्ब सूरज के सामने भले कितना भी ब्राइट हो, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो सूरज को मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। सो आई हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली केयरफुल कि ये जो है इसको कायम रखना, सूरज पे कोई दाग नहीं आना चाहिए। सो दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज दैट कीप्स मी इन चेक, क्योंकि हमारे इमोशंस हैं, हम इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल। तो हम इमोशन में कुछ लिख देते हैं या कुछ बोल देते हैं, यू नो। ऐसा कुछ नहीं लिख दूं या बोल दूं कि यार बोले यार बख्शी साहब के लड़के ने कैसी बात कर ली, क्योंकि मेरा तो नाम ही नहीं है, नाम तो उनका ही खराब होगा ना, मेरा थोड़ी। उनका नाम, क्योंकि लोगों ने बख्शी साहब के लड़के ने ऐसे देखा, बख्शी साहब के लड़के ने ऐसे बोला, नाम पहले उनका आएगा, या तो मैं अपना नाम उनसे ऊंचा, उन्हीं के नाम से खबर बनेगी। हाँ, नाम करेक्ट, सही बात है, खबर उन्हीं के नाम। सो इट इज अ गुड थिंग बिकॉज इट हैज केप्ट मी इन चेक, माई एक्शंस, माई डीड्स, माई गोल्स आर ऑलवेज कि डैडी क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी अगर ये ऐसा बोल दिया या ऐसा कर रहा हूँ, तो दैट कीप्स मी इन चेक। पेरेंटिंग के बारे में बताइए। वैसे तो पुराने ज़माने में जो है, मैं बताऊं, हम और आप एक ही जनरेशन के हैं, तो उस समय तो आज की तरह के माँ बाप नहीं होते थे। आजकल तो बच्चे को स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया तो पेरेंट्स वहाँ झगड़ने पहुंच जाते हैं, टीचर की धुलाई होती है। टीचर की धुलाई होती है। हमारे टाइम में तो हमारे टाइम में उल्टा होता था कि तुम्हारी कंप्लेंट आई कैसे, टीचर ने क्या कह दिया, तुमने किया क्यों है। तो फादर के रूप में किस तरह के थे बख्शी साहब? जैसी उनकी नेचर, जैसे उनके गीत थे वैसे ही थे? तो जब मैं कॉलेज में आया, अच्छा, तो एक बैंड्रा में एक लड़की है जिससे मेरा इश्क हो गया। अच्छा। तो डैडी ने मुझे नई मोटरसाइकिल लेके दी थी, और वो बड़ी खूबसूरत मोटरसाइकिल। कौन सी बाइक थी? होंडा थी, अच्छा, MTX, ऑरेंज कलर की थी। उसका वाटर कूल्ड इंजन था, मतलब पूरा बाइक वाटर रेडिएटर, पानी का रेडिएटर था उसके अंदर, गर्म ना हो जाए। इट इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। तो मैं उसमें बड़ा घूमता था। तो उस चक्कर में एक दोस्ती हो गई एक लड़की के साथ, तो मेरा इश्क शुरू हो गया। तो डैडी ने कहीं देख लिया होगा
तो मैं घर आया तो मुझे डैडी ने बोला यार तेरा कुछ चक्कर वक्कर शुरू हो गया है। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, कौन सा चक्कर। मुझे मेरे कानों में खबर आई है कि तेरा कुछ चक्कर शुरू हो गया किसी लड़की के साथ। आई रिफ्यूज, क्योंकि माय डैडी वाज वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी से देखो मैंने तुमको देखा है, मोटरसाइकिल पे तुम घूम रहे थे ना उसके साथ, शाम को मैंने देखा उनके पास प्रूफ था। तो मैं चुप हो गया, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो मैं बोला चलो अभी तो मानना पड़ेगा भाई। तो ऐसा डैड तो क्या हो गया अगर आपने देख लिया या अगर मेरा इश्क है तो इसे नहीं, लेकिन ये गलत बात है ना। तो ऐसा गलत कैसे, आप तो हिपोक्रेट हो। तो इस अरे व्हाट डू यू मीन हिपोक्रेट, कि तुम नया क्या वर्ड सीख के आ गए कॉलेज से, अब तुम्हारे डैडी तुम्हारे हिपोक्रेट हो गए। तो हाँ, हाउ एम आई हिपोक्रेट, टेल मी, एक्सप्लेन टू मी। ऐसे डैड बचपन से हम आपके गाने सुनते आ रहे हैं, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, आई 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 तेरी याद आई, सावन का महीना पवन करे शोर, मतलब हजारों गाने लिख दिए आपने लव पे। और जब हमारा टाइम आया तो आप बोलते हो कि गलत काम है। अब हमारे गाने गाने के दिन है। हाँ, ये तो हमारे वही गाने तो हम गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम, गलत क्या कर रहे हैं। सही है। तो यूर अ हिपोक्रेट। ही सेड स्टूपिड, ये गाने में तुम्हारे लिए लिखता हूँ, दीज सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू। ये गानों लिखने के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं, एक कहानी सुनाई जाती है और एक झूठी के किरदार होते हैं, उन पे लिखता हूं मैं। ये तुम लोगों के लिए नहीं लिखता हूं मैं कि तुम इधर बैठ के गाने गाओ। तो रियल फादर, Exactly. रियल फादर बोल रहा था। Exactly. वो गीतकार नहीं बोल रहा था। बिल्कुल नहीं। तो इस सेट के ये जो तुम्हारी उम्र है, ये पढ़ाई की उम्र है। हर चीज की एक उम्र होती है। तुम पढ़ाई करते कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर तुम उड़ो आसमान में। जैसे कि हमारे पास 3 गाड़ियां थी, 2 ड्राइवर थे, लेकिन हमको गाड़ी नहीं मिलती थी। बोलते थे तुम बस में जाओ, हम भी बस में घूमते थे, हम तो ट्रेन में घूम के यहाँ पहुंचे हैं। तो हमको गाड़ी मिलती थी रात को, दोस्तों को कहीं बाहर जाना है, फैमिली के कहीं जाना है, या कोई बर्थडे है किसी का, तो चलो आप गाड़ी ले जाओ। अदरवाइज दिन के वक्त, काम के वक्त ट्रेन में घूमो, बस में घूमो, ये लो पैसे, फर्स्ट क्लास टिकट निकालो ट्रेन की, ट्रेन में जाओ, कमाओ। सो सोल्जर अगेन, 2-3 years in the Royal Indian Navy, 8 years in the Indian Army, टफ लाइफ जियो, यू नो। जैसे मुझे याद है उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि देखो मैंने गाना सुना है, गाना लिखा है, तुम्हारे बहुत काम आएगा, सुनो मैंने क्या लिखा है। ये कोई महेश भट्ट साहब की फिल्म थी, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी नहीं, का। महेश भट्ट साहब की फिल्म नहीं है, जैकी श्रॉफ था शायद ये उसमें। शशिलाल नायर की फिल्म है। यस यस, करेक्ट। माय गॉड, यू आर अ फिल्म बफ, यू आर 100% फिल्म बफ। मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम खुद को आवाज दो, डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, नॉट ऑन योर फादर। जोश में आओ। हाँ एग्जैक्टली, फिर से जोश में आओ। फिर एक और किस्सा मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कुछ काम दिया था, तो मैंने नहीं किया। तो अगले दिन 2-3 दिन के बाद पूछा रहे वो हो गया वो काम, ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं किया तुमने। मेरा मूड नहीं था। यार मूड नहीं था मतलब क्या, ऐसा मेरा मूड नहीं था। फिर देखो बेटा, अगर जिस दिन मेरा मूड नहीं होगा ना, ये किचन बंद हो जाएगा, ये जो घी में लगे हुए पराठे मिलते हैं, बटर वटर लगा के नान मिलता है ना, ये सब बंद हो जाएगा। मूड वूड कुछ नहीं होता, काम काम होता है। तुमको ये काम बोला डैडी ने तो होना चाहिए वो काम। एंड ही सेड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड देखो बंबई शहर में खड़े होने के लिए दौड़ना पड़ेगा, खड़े होने के लिए दौड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ एक गीतकार, एक फिलोसफर ही कह सकता है। मुंबई शहर में खड़े होने के लिए, पैर रखने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। पैर रखने के लिए तुमको दौड़ना पड़ेगा। गेट अप एंड गो एंड डू द जॉब। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। नहीं, कॉलेज में था। मैं आपको थोड़ा यहाँ रोकता हूँ। क्या होता है कि हमारे देश में जब किसी सक्सेसफुल आदमी के बारे में बात की जाती है तो उनका जो महिला पक्ष होता है, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, वो थोड़ा सा बैकड्रॉप में चली जाती हैं। अभी जैसे हम इंटरव्यू से पहले आपसे बात कर रहे थे, आपने एक सिलाई मशीन हमें दिखाई कि आपकी मम्मी उस पर कपड़े सिला करती थी। थोड़ा सा माँ के बारे में बताइए कि उनकी और बख्शी साहब के आपस की ट्यूनिंग कैसी थी, और वो आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरह की माँ। तो जब क्या होता है कि हर बच्चा अपनी माँ से लड़ता है, क्योंकि बाप से तो लड़ नहीं सकता, बाप तो लगाएगा एक सीधा चांटा। डरते हैं। तो और माँ क्या होती है कि माँ फ्रेंड हो जाती है ना, शील्ड हो जाती है आपकी। शील्ड। और क्या ज्यादातर हमारे जनरेशन में ज्यादातर माँ घर में थी, होम मेकर थे ना वो, घर खड़ा किया उन्होंने। और डैडी तो बाहर रहते थे, काम करते थे, लोगों को मिलते थे। तो माँ इतनी देर हमारे साथ रहती है, वो फ्रेंड बन जाती है। वो फ्रेंड के साथ हम झगड़ा कर सकते हैं, मालूम है ये बुरा नहीं मानेगा। तो हम जब भी मम्मी के साथ झगड़ा करते थे, वी यूज्ड टू बी रूड टू हर,
और वी यूज्ड टू बी मीन टू हर, यू नो, व्हिच आई थिंक ऑल चिल्ड्रन डू। सही। हम ऐसी चीजें बोल देते हैं कि हमको पता है कि माँ, ये आप 20-30 साल बाद फिर रियलाइज करते हो, हाँ, जब कि- माँ कि- नहीं होती है, फिर exactly. पता लगता है कि हमने क्या कहा तो वी शुड से दैट तुम अपनी माँ के साथ जो बदतमीजी करते हो वो तुम करते हो क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो। हमसे पूछो जिनकी माँ 5 साल की उम्र में चली गई थी छोड़ के, माँ क्या होती है। एंड मुझे याद है मैंने एक बार एक ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट बनवाया था, फिर मैंने खाया नहीं, मैं आधा खा के उठ गया। तो डैडी ने बोला, तुम क्या हो गया, तुमने नाश्ता पूरा नहीं किया क्या, तुमने खाना अंडा छोड़ दिया, ऐसे मेरे को भूख नहीं है, तो तुमने क्यों मंगाया, क्यों ऑर्डर क्यों किया, क्यों बोला उनको पकाने के लिए, जब खाना नहीं था, भूख नहीं थी। तो ही सेड, तुमको पता है ये अंडे का क्या भाव है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन, ये जो तुम छोड़ दिया तुमने अंडा, इसका क्या भाव है बताओ मुझे। तो ऐसे मुझे क्या पता, होगा 25 पैसे 50 पैसे, 1 रुपये का होगा। इसे देखो बेटा, जब तुम छोटे थे ना, हम वर्ली में रहते थे, वो एक ये रूम था हमारा वर्ली में, ये साइज़ का, और इसमें एक कोने में किचन था, कोने में बेड लगे रहते थे, वहाँ हमारे तो संदूकें लगे, एक ही कमरे में, यहीं तुम चारों बच्चे यहीं सोते थे एक ही रूम में। मैं चला जाता काम करने के लिए, वापस आता था घर में, तुम लोग यहाँ कोने में सोए होते थे। तो उस ज़माने में जब हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तुम्हारी माँ एक अंडा खरीदती थी, उसको बॉईल करती थी और उसके 4 हिस्से करती थी, चारों बच्चों के लिए, चारों, और अपने लिए नहीं, एक भी पीस नहीं छोड़ती थी वो। तो जो अंडे का भाव है जिंदगी भर, भले वो 100 रुपये हो जाए, तुम्हारे लिए अंडे का भाव वही रहेगा जो तुम्हारी माँ ने दिया है। तो इसमें माँ का भी इंपॉर्टेंस और अंडे का, फूड का, अन्य का इंपॉर्टेंस, दोनों ने एक ही किस्से में सुना दिया कि जो प्राइस योर मदर हैज पेड बाय नॉट हैविंग एन एग एंड गिविंग इट टू यू, दैट इज द प्राइस ऑफ एन एग फॉर यू फॉर एंटायर लाइफ। उस भाव को कभी नहीं भूलना कि क्या भाव चुका है तुम्हारी माँ ने। माता जी आपकी पहले गई या बख्शी साहब? नो, माय डैड पास्ड अवे फर्स्ट, देन मदर। तो फिर माता जी का निधन कब हुआ? 2011। 9 साल बाद। Yeah, 9 साल बाद। तो साथ आप Yeah, we रहते always रहे। together. Yeah. अच्छा, ये थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है एक बड़ी बेरहम, वैसे तो मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता कि ये बड़ा बेरहम दुनिया है, जितनी रंगीली है, चमकीली है, ऐसी नहीं है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी काम किया है। 15 years I was in business. Before I became a writer, I was तो आप राइटर के रूप में क्या लिखते हैं? फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्या? नॉन फिक्शन। अच्छा। बायोग्राफीज, आई हैव रिटन मेनी बायोग्राफीज ऑन फिल्म मेकर्स, रेडियो जॉकीज, अच्छा। इंडिया के सबसे बड़े रेडियो जॉकीज, उन पे एक किताब लिखी मैंने। अमीन सियानी साहब का भी उसमें इंटरव्यू है, बल्कि दैट इज द ओनली बुक जिसमें अमीन सियानी साहब की बायोग्राफी है। और कभी किसी ने आज तक अमीन सियानी साहब पे अमीन किताब नहीं साहब छापी, कोई बुक नहीं आई, अभी बिल्कुल नहीं आई है। रिसेंटली डेथ हुई थी उनकी। फिर मैंने एक किताब लिखी है माँ के ऊपर, माँ क्या होती है, मदर। फिर मैंने बच्चों की किताबें बहुत लिखी हैं। तो लास्ट 3 years आई बीन राइटिंग चिल्ड्रंस बुक, एज ग्रुप 4 to 8, इलस्ट्रेटेड स्टोरीज। अच्छा। और मेरी जो किताबें हैं उसमें जैसे कि दीवार में आपको गणेश जी मिलेंगे, बच्चा जो है वो मौली पहना हुआ है, नाना नानी जो है, जो दादी है, नानी है, मंगलसूत्र है, टिक्का है, यू नो, दरवाजे पे तोरण है। मतलब माई बुक्स आर, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट पिक्टोरियली दे आर इंडियन, भारतीय। क्योंकि मैंने जो हमने किताबें पढ़ी थी बचपन में वो सारी इंग्लिश थी, मतलब वेस्टर्न थी। तो मेरी किताबों में, बच्चों की किताबों में भैया, जो ब्रदर है वो भैया है, जो सिस्टर है वो दीदी है। हमने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें क्रिसमस मनाया जाता है, रामनवमी नहीं मनाई जाती। एग्जैक्टली। तो ये सिखाया जाता है कि क्रिसमस होगा। So this is what I am doing. My stories are fiction, but my characters are Bharatiya. My language is English, but my terminology is दादी, दादा, नाना, नानी, दीदी, भैया, पापा, मम्मी, that way. अच्छा, बख्शी साहब ने कुछ फिल्मों में गाया भी है। हाँ, चरस में गाया है ना? एक्चुअली वो इधर आए थे कि मैं गीतकार, मैं डायरेक्टर वगैरह बनने के लिए आए? नहीं, सिंगर। क्योंकि वो चिट्ठी आपने जो पढ़वाई है उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी है उन्होंने। लेकिन उनका पहला जो शौक था वो सिंगिंग का था, लेकिन सिंगिंग में उनको इतनी हुनर नहीं, अपना ही डिडंट मेक प्रोग्रेस। तो राइटिंग में उनको इमीडिएटली विद इन 10 years, 10 साल लगे उनको। 10 साल में बागों में बहार आई, आजा आजा, है ना वो गाना? तो सोलो पूरा उन्होंने गाया हुआ है ना। कुछ गानों में उनका मुखड़ा है, चरस वाले में है, दिल इंसान का एक तराजू, वो जो धर्मेंद्र वाला गाना है। तो अब ये थोड़ा सा बात यही करते हैं कि वैसे तो बख्शी साहब पे ही फोकस मैं रखना चाह रहा था, लेकिन
आपसे भी चूँकि हमारा परिचय हुआ, और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि राकेश जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क किया, और स्पेशली जब उन्हें पता लगा कि हम मुंबई आए हुए हैं तो उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं हमें जो जानते ही हैं, लेकिन कोई इस तरीके से हम्बल रूप से इस तरह से रिक्वेस्ट करे कि आप आइए। और पहले हमारी बात हुई थी कि हम किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे या किसी क्लब में मिलेंगे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि फील यहीं पे आएगी, यहीं पे बैठ के बात करेंगे, और इसीलिए ये इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो राकेश जी, अब थोड़ा सा बॉलीवुड और फादर उस लाइफ के बारे में बताइए। जैसे कि कई दफ़ा होता है कि आप तो छोटे बच्चे थे, बहुत सारे स्टार्स आपके घर पे आते होंगे, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स भी आते होंगे। कौन ऐसा शख्स था जिनका आपके यहाँ घर में आना जाना बिल्कुल रेगुलर था कि ये सुभाष भी गाने हैं? सुभाष घाई। अच्छा, सुभाष घई। हाँ, सुभाष घाई साहब। नहीं, वो वैसे रूटीन में फिल्म के सिलसिले में ही आते थे, या कि अगर फिल्म नहीं चल रही है तो भी आ रहे हैं? फिल्म का काम क्योंकि नहीं ऐसी चल कोई फिल्म ही नहीं जो चली नहीं बख्शी नहीं साहब नहीं की। वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कई बार होता है ना कि किसी फिल्म पे काम हो रहा है, हाँ। तो उस सिलसिले में आना। एक होता है कि रूटीन में कोई बात नहीं, कोई फिल्म रिलीज होगी उसके बाद भी आना जाना चलता ही रहता है। सुभाष घई, इसके बख्शी साहब का बर्थडे होगा या मेरे ख्याल में सुभाष घई साहब की तो मुझे नहीं याद पड़ता किसी फिल्म में बख्शी साहब के अलावा किसी और का गीत हो, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। बिल्कुल है ना? राइट फ्रॉम शुरू से कर्ज विश्वनाथ कर्ज वगैरह के बाद सारी फिल्म नहीं, गौतम गोविंदा, गौतम गोविंदा, अच्छा। कर्ज के बाद सारी फिल्म हाँ, कर्ज के बाद सारी। टेली पास्ट है। कर्ज, हीरो, हाँ। राम लखन, खलनायक, ताल। ताल तक तो खैर रहा ही है। हाँ, मोहब्बतें, अपना सॉरी यादें। हाँ, यादें भी रहा है। यादों पे तो जो ये किताब है इन्होंने इसका टाइटल दिया है, नगमे किस्से बातें यादें। हालांकि ये सुभाष घई साहब की जो ज़्यादा पॉपुलर फिल्म नहीं है, लेकिन गीत इसके बहुत ही, जैसे आनंद बख्शी साहब के सभी गीत बहुत ही मधुर होते थे। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि आप इस किताब को मंगवा कर जरूर पढ़िएगा। ये किस प्रकाशन की है? आद्विक प्रकाशन की है। ऑनलाइन मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन अवेलेबल है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश में किस नाम से है? सेम नेम। नगमे किस्से बातें यादें, और इसका ट्रांसलेशन किया है, और राकेश आनंद बख्शी साहब ने, इन्होंने, राकेश जी ने इसको लिखा है। ये इस फोटो के बारे में बताइए जरा, ये कब का फोटो है? ये मेरे ख्याल में मैंने देखा भी है लगा हुआ कहीं। 1970s की फोटो है। अच्छा अच्छा। 1970 हु क्लिक दिस? 72 किसने क्लिक किया ये? अच्छा आई थिंक इट इज बाय दिस चांद फोटोग्राफर्स बैंड्रा। अच्छा। There used to be photographers to come to our house when we were very small. चांद, मेरे ख्याल में उन्होंने ये फोटो खींची है। बैंड्रा में रहते थे हम। 1973 या 1972 की फोटो है। असल में क्या होता है, जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनके तो फोटो शूट्स बहुत होते हैं। हाँ, correct। गीतकार और इनके नहीं होते। एक टाइम तो नहीं, ऐसा भी आया नहीं, कि गीतकारों के फोटो भी उस पे छपने लगे। मैंने इस बात को एनालाइज किया। अच्छा। ये जो फोटो छपी है ना, ये जो फोटो, ये पता क्यों बख्शी साहब लेते थे फोटो? क्योंकि एल्बम के लिए लगती थी पीछे। अच्छा, उसमें एलपी में लगती थी, पीछे लगती थी फोटो। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी तीनों के फोटो तो वो इसलिए आते थे, अदरवाइज उस जमाना ही नहीं था फोटोग्राफ्स का। कोई nobody used to bother about photographs, but because they used to ask for photograph to put in the album, LP के पीछे, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड के पीछे हमेशा देखो आप आर.डी. बर्मन बख्शी साहब की फोटो, एलपी हमेशा फोटो रहेगी। तो उसके लिए फोटो शूट हुआ करता था। तो मेरे पास पड़ी थी, तो ये सबसे अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इसमें लगा। बहुत अच्छी भी है, और इसमें एकदम बख्शी साहब आर्मी मैन लग भी रहे हैं उसी स्टाइल में। अच्छा, आप ये देखिए, बख्शी साहब आर्मी में रहे और उसके बाद फिर फिल्मों में आए। आपने एक स्ट्रगल स्टोरी में थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, वो जो टीटी साहब वाला किस्सा जो आप अभी इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे। तो बख्शी साहब जब पहली बार फोटो भी आप दिखाइए उनकी। ये जरूर, मुझे सबसे ज्यादा टच इसी चीज ने किया, ये फोटो। मिस्टर चित्रमल स्वरूप, टिकट कलेक्टर, इंडियन रेलवेज, वेस्टर्न रेलवे, इट शुड लिव इन बोरीवली। सो ऐसा है कि जब 1950s में आए वो आर्मी छोड़ के, पहली बार उन्होंने आर्मी की नौकरी 2 बार छोड़ी। पहली बार छोड़ी 3 महीने में वो उनको लगा कि मैं हार गया हूँ, मेरे पास यहाँ कुछ काम नहीं है कोई। अच्छा, मुंबई आए तो फिर चले गए? तो जब वापस जा रहे तो चले गए वापस। फिर उन्होंने आर्मी में, वो 1950 में आए, 3 महीने यहाँ रहे, कुछ हुआ नहीं, तो वापस जाके जबलपुर में वापस भर्ती हो गया आर्मी में, सिग्नल्स। फिर 8 साल उन्होंने नौकरी की। जो 8 साल नौकरी की, तो जो 8वां साल था तब 58 के आसपास, हाँ 56 सॉरी 56 में, हाँ 56 में जब उन्होंने नौकरी की, तो 1956 में उनकी मेरी सिस्टर का बर्थ हुआ, सुमन दत्त। सुमन सबसे बड़ी बहन। अच्छा। तो उनको याद आया कि उनकी जो नानी थी, उनकी जो दादी थी, वो हमेशा कहती थी कि लड़कियां पियो के लिए, फॉर द फादर दे ब्रिंग गुड लक।
हाँ। जो लड़की का बर्थ होता है, लक्ष्मी आई है और लक्ष्मी लक आई लेके आई है। और लक लेके आई है पिता के लिए। और उसी से 6 महीने पहले उनकी जो पहली कविता है खुद की लिखी, वो आर्मी का एक जर्नल होती थी कॉल्ड सैनिक समाचार। तो सैनिक समाचार में वो उनकी एक कविता पब्लिश हुई, तो और बहुत तारीफ हुई उनकी आर्मी में। सीनियर कैप्टन्स, कमांडर्स, अरे बख्शी क्या लिखा है तुमने, क्या लिखा है, तुम इधर क्या कर रहे हो, बम्बई जाओ, बम्बई जाओ, बम्बई जाओ। तो उनको बड़ा हौसला आया कि यार मेरे में कुछ है, कि ये सारे साथी जो मेरे बोलते हैं तुम इधर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, बम्बई जाओ, गाने लिखो। तो वो एक जहन में था। लेकिन जब उनका, मेरी सिस्टर का बर्थ हुआ, तो उनको लगा कि ये ईश्वर का, कृष्ण भगवान का एक मैसेज है कि बच्चे तेरी अभी लक्ष्मी आ गई तेरे घर में, तू अब जो वापस, तो अब जब बम्बई जाएगा चाहते हो, जो चिट्ठी में लिखा है उन्होंने, हाँ, तो अब जो करना चाहता है तू वो कर, और तेरे को अब सक्सेस मिलेगा। तो मेरी सिस्टर का जो बर्थ है, इट वाज अ गुड लक साइन फॉर हिम एंड ही लेफ्ट द आर्मी, केम टू बॉम्बे एंड फिर अगेन 6 महीने में पैसे खत्म हो गए, सेविंग्स जितना भी आर्मी के, एक छोटा मामूली जवान। फैमिली को लेके आ गए थे? नहीं, अकेले। फैमिली को उनकी मदर, उनकी ससुराल में छोड़ के आ गए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ही वाज नॉट एबल टू लुक आफ्टर देम। तो जो भी उनकी सेविंग्स थी आर्मी की, वो सेविंग्स ले आए थे अकेले अपना। हाँ, और थोड़ा पैसे भेजते रहते थे, बट इट वाज नॉट इनफ फॉर माय मदर। तो यहाँ पर कुछ 6 महीने में उनका पसीना छूट गया। बोला भाई भैया ये तो मेरे से काम नहीं होगा, ना मुझे कोई काम मिला है, ना फिल्म मिली है, और तो अभी मैं वापस जाके तीसरी बार आर्मी ज्वाइन कर लूँगा। तो जब वो वापस जा रहे थे, तो मरीन लाइन स्टेशन पे थे वो, और वहाँ से निकलने वाले थे फॉर दादर से ट्रेन पकड़ के दिल्ली वापस। तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर ने उनको पकड़ लिया। बोला भाई तुम तो यहाँ बैठे हो, देख रहा हूँ मैं, ये हाँ इनसो ने, क्या क्या कर रहे हो, टिकट तो क्या, टिकट है क्या है बताओ। तो उन्होंने टिकट विकट कुछ नहीं है। बोले तुम इधर क्या कर रहे हो, मैं गाँव जा रहा हूँ वापस, अपने शहर दिल्ली। तो क्या आर्मी में हूँ, आर्मी में था, आर्मी छोड़ के मैं बम्बई आया था, फिल्मों में काम ढूंढ रहा था, काम मिला नहीं, तो मैं अभी वापस गांव जाना चाहता हूँ, आर्मी में जा। उन्होंने बोला तुम क्या काम ढूंढने आए थे इधर? ऐसे ही होता ना, कभी कभी एक आदमी बात करने लग जाता है। तो उन्होंने बोला मैं गीतकार बनने आया था। अच्छा गीतकार, फिल्म गीतकार? तो उनको बड़ा शौक था गीतों का, उनको सब गीत पता थे, किसने क्या गीत लिखा है। इन साहब को शौकीन थे वो गानों के, गीतों के, शायरी के। सुनाओ गीत। बिठा दिया, बोले बैठ इधर, और चाय मंगाई, स्टॉल था चाय का स्टॉल, वहाँ से वहीं रेलवे स्टेशन। हाँ, चाय मंगाई, तू चाय, तो पैसे नहीं है, बोला चल तू चाय, मैं तेरे को चाय पिलाता हूँ, तो मुझे कुछ कहानी अपनी नज़में सुना। तो बख्शी साहब ने कुछ 6-7 नज़में सुनाई उनको। इनको इतनी पसंद आ गई नज़में, उन्होंने कहा कि बख्शी तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, जो आज के जो बड़े बड़े दिग्गज राइटर हैं, शैलेंद्र साहिर और कैफी आज़मी, उस लेवल की राइटिंग है तुम्हारी, तुम वापस मत जाओ। तो इसे लेकर मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं यार रहूँगा कैसे? तो इसे तुम मेरे साथ रहो। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मेरे डैडी को अपने घर में 3-4 साल रखा, 1 रुपया नहीं लिया उनसे, बल्कि उनको कभी 50 पैसे 1 रुपया दे देते थे कि जा स्ट्रगल कर, जा रंजीत स्टूडियो जा उधर मैं अपना महबूब स्टूडियो जा। तो उसी दौरान बख्शी साहब को ब्रेक मिला? उसी दौरान उनको फिर 1 साल के अंदर ब्रेक मिला, पहला ब्रेक मिला। वो फिर खैर वो फिल्म चली नहीं, भगवान दादा की फिल्म थी भला आदमी, उसका पोस्टर वहाँ लगा हुआ है। वो ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर है ना। अच्छा। उनकी पहली फिल्म का पोस्टर है। अच्छा। हाँ, क्या नाम था? भला आदमी। अच्छा। हाँ, वो फिल्म चली नहीं। तो बहुत किसका म्यूजिक था? नासिर, इट वाज अ मुस्लिम राइटर। वो चले पाकिस्तान चले गए थे वो। पार्टीशन के बाद ही वेंट टू पाकिस्तान आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ पार्टीशन, ही लेफ्ट बॉम्बे। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ है। नासिर समथिंग, तो उनको फिर काम नहीं मिला उसके बाद, क्योंकि क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है। हाँ, सही बात है। तो जब फिल्म नहीं चली तो बिल्कुल काम नहीं मिला। तो ऐसे ही भटकते भटकते उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, उनको ये समझ आ गया कि जब तक मैं रोज 5 नए आदमी को नहीं मिलूंगा मैं घर नहीं लौटूंगा। तो रोज 5 लोगों को मिलते थे, नए लोगों को, जिनको पहले नहीं, कम्युनिटी बढ़ाना। हाँ, नेटवर्किंग, कम्युनिटी बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। तो वो स्टूडियो के बाहर जाके खड़ा हो जाना, म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर जाके खड़ा हो जाना, जैसे कोई आए तो मैं किसी को नमस्ते करो, मैं राइटर हूँ, सुन लीजिए। बहुत लोगों ने सुना, किसी ने काम नहीं दिया। तो ऐसे ही कि मैं रोज 5 नए लोगों को मिलूंगा डेली, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा, लौटूंगा।
तो ऐसे में उन्होंने ही मेट वेरी वेरी बिग कंपोजर ऑफ 1956 1960s कॉल्ड रोशन साहब, हाँ, रोशन राकेश रोशन, राजेश रोशन के फादर, पिताजी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तुम गीत लिखते हो, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, मैं नया लिरिसिस्ट ढूंढ रहा हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं सांता क्रूज में रहता हूँ, ये एड्रेस लो, मेरे घर कल सुबह 10 बजे आ जाओ। तो चले गए घर, अपने लौट गए कि अरे यार रोशन साहब ने मुझे, इतना बड़ा आदमी, इतना सक्सेसफुल आदमी। रोशन साहब अलग अलग तरह के म्यूजिक डायरेक्टर थे, बिल्कुल अलग पहचान थी उनकी। हाँ, तो घर जाके उन्होंने तैयारी की, अपनी किताब निकाली, कुछ नया लिखा, कुछ पुराना जोड़ा, करते करते कुछ बेस्ट जो है कि यार इतना बड़ा मौका घर में बुलाया, मतलब ये नहीं कि सड़क पे बैठ के चाय की टपरी पे बैठ के सुना रहे हैं। तो ऐसे इत्तेफाक हुआ कि उस शाम से बरसात शुरू हो गई मुंबई में, जोरों की बरसात, ऐसी बरसात निकल ही नहीं सकता कोई और ट्रेन बंद हो गई। अच्छा। और बस बंद हो गई, बीएसटी बस जो जान है मुंबई की, ट्रेन तो जो मैंने देखा बेस्ट की बसें तो अभी भी खूब चलती, बीएसटी बस, और ये ट्रेन बंद हो गई। और उनके जो उनके साथ रहते थे वो तो वैसे भी वेस्टर्न रेलवे में थे। तो उन्होंने बोला तू जाएगा कैसे, ट्रेन तो बंद हो गई है, ट्रेन बंद हो गई है, बीएसटी बस भी बंद हो गई है, लाइन लगी हुई है बाहर लोगों की, बस ना आ रही है ना जा रही है। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर मुझे सांता क्रूज 10 बजे पहुंचना है, और वो तो आर्मी के थे, तो ही न्यू हाउ टू टाइम हिज स्टेप्स, पैदल चलता हूं, हाँ तो मैं पैदल जाऊंगा। तो उन्होंने टाइम लगाया कि अगर मैं 1 किलोमीटर इतना में होता है, में जाता हूं, हाँ तो आर्मी की ट्रेनिंग थी 8 साल की, तो मैं सांता क्रूज इतना किलोमीटर है तक है, तो मैं इतने किलोमीटर में मैं 10 से पहले पहुंच जाऊंगा। तो बस लिया छतरी, प्लास्टिक में लपेटा डायरी और निकल पड़े। और रास्ते में छतरी भी फट गई। कितने बजे पहुंचना था? 10 बजे सुबह 10 हाँ, वो निकले सुबह, और छतरी भी फट गई और चप्पल भी टूट गई, क्योंकि वो लेदर की चप्पल होती थी जमाना, वो पानी में उसकी वो तनी टूट जाती थी ऊपर की, चप्पल भी टूट गई, छतरी भी टूट गई। लेकिन वो 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई रोशन साहब के घर में सांता क्रूज में। अच्छा। तो रोशन साहब की बीवी ने दरवाज़ा खोला, बोला भाई कौन है आप? ये मैं तो गीतकार हूँ, रोशन साहब ने मुझे बुलाया। तो रोशन साहब आए, देखे और चौंक गए, अरे ऐसे मौसम में कैसे, ऐसे बरसात में तुम आए क्यों? ये सर आपने बुलाया था 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे। ये सर बुलाया था बराबर है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं था, तुम कल आ सकते थे। आ जाते हैं। तो ये सर आपके लिए ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वो इतने इंप्रेस हो गए, उन्होंने बोला तो एक काम करो, तुम अंदर आओ। टॉवल दिया, गर्म चाय दी, बिस्कुट खिलाया और फिल्म दी। कौन सी फिल्म थी वो? CID गर्ल। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत अच्छे गाने हैं। अच्छा। हाँ, CID गर्ल में, और वो फिल्म हिट हुई। और जब वो रोशन साहब ने उनको लिया, तो जितने लोगों ने उनको ना कहा था, अरे रोशन साहब ने लिया इसको यार, अरे बैठ तू यार, क्या लिखा है आजकल, पता क्या लिख दिया। हाँ, क्योंकि यही होता ना लोग, क्योंकि क्या हमारे दुनिया में सब जगह, हर देश में, हर मजहब में, हर लोग ज़्यादातर फॉलोअर होते हैं, लीडर नहीं होते। देयर आर वेरी फ्यू लीडर्स, मेनी पीपल आर फॉलोअर्स। दूसरा जो कर रहा है उसको कॉपी करेंगे, अपना खुद का कुछ नया नहीं सोचते। तो वही हुआ फिर सेम, सब ने फिर मिलना शुरू कर दिया। अरे सुना तुमको रोशन साहब ने साइन किया, तुम्हारी फिल्म आने वाली है। हाँ अच्छा सुनाओ क्या लिखा है, नया क्या लिखा है। तो ऐसे करते 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 फिर उनको और 10 साल लगे। फिर 10 साल में जब नहीं, पहले ही उनकी फिल्म हिट हुई मेहंदी लगी मेरे हाथ, मेहंदी लगी, हाँ। जिसकी ट्रॉफी हमने देखी हाँ, है। उस फिल्म में सारे गाने बख्शी साहब, नहीं पहली हिट फिल्म हुई हिमालय की गोद में, लेकिन उसमें सारे, हाँ लेकिन उसमें सारे गाने बख्शी साहब के नहीं थे। अच्छा, हिमालय की गोद में कौन सा गाना था बख्शी साहब का? काफी थे, लेकिन एक बहुत हिट हुआ, दैट इज अ सुपर हिट गाना। और एक और राइटर सुनील गावस्कर ने अपनी एंगेजमेंट पे ये गाना था, हाँ। तो वो फिल्म हिट हुई, लेकिन उसमें सारे गाने बख्शी साहब के नहीं थे। लेकिन जो पहली फिल्म हिट हुई वो थी मेहंदी में लगी मेरे हाथ। फिर उसके बाद हिट हुई जब जब फूल खिले, फिर मिलन। और बख्शी साहब ने अपने लफ्जों में कहा है कि आराधना के बाद मैंने जिंदगी में आज तक कभी काम नहीं मांगा, काम की लाइन लग गई, काम घर पे आया। लेकिन ही बट मुझे याद है कि एक मुझे राइटर मिले थे जिन्होंने ये लव स्टोरी फिल्म लिखी थी। ही टोल्ड मी कि यार यू नो द बेस्ट एडवाइस इन माई लाइफ योर फादर गिव मी। आई सेड व्हाट एडवाइस? इसे कि मेरे पास काम बहुत था, फिर मेरे से काम छूट गया। बहुत लोग मेरी कई फिल्में जो चली नहीं, तो फिर लोगों ने मेरे पास, प्रोड्यूसर ने मेरे पास आना बंद कर दिया। तो मैं एक बार बख्शी साहब को वॉक करते करते काटर रोड पे जॉकेट पार्क में मिला, तो मतलब बख्शी साहब काम नहीं मेरे पास आजकल, और आप तो जानते हैं कि मैं राइटर अच्छा हूँ, मेरे कितनी हिट फिल्में लिखी हैं, लेकिन बीच में मेरी फिल्में चली नहीं है, तो काम नहीं है, मैं आप मुझे एडवाइस दीजिए मैं क्या करूँ।
क्योंकि मैं अभी जवान हूँ, मेरे में इतने इमोशन हैं, अभी भी जिंदा हैं, तो आप बताइए। तो ये सर बहुत सिंपल है। मिर्ज़ा साहब, आई फॉरगॉट हिज नेम, मिर्ज़ा, ही इज अ राइटर ऑफ लव स्टोरी। अच्छा, ये मिर्जा ब्रदर्स वाले तो नहीं? हाँ, मिर्ज़ा ब्रदर्स, करेक्ट, द एल्डेस्ट वन, जो राइटर थे, हाँ, लंबू, हाँ, एकदम लंबे। तो ही सेड योर डैड टॉट मी अ वेरी बेस्ट लेसन, जिसकी वजह से मुझे काम वापस मिला, कि तुम रोज नए 5 लोगों को फ़ोन करो। वही अपना फार्मूला बता दिया। अब फ़ोन कर आ गया, करो। फ़ोन हाँ, कर पहले तुम पर्सनली मिलते थे, अब फोन कर सकते हो। रोज 5 नए लोगों को फ़ोन करो। इसी मैंने किया राकेश, और मुझे काम मिलना शुरू हो गया, लोग मुझे मिलना शुरू कर दिए। आई मस्ट थैंक योर फादर फॉर इट। तो ऐसी बातें हैं जो ऐसी बातें हैं कि हम, मुझे लगता है कि मैं तो इतना खो सर, गया हूं तो कि मैं 5 घंटे 10 घंटे आप पे मुझे बात कर सकता सर, हूं। मैं आप मुझे एक बात बताइए, मुझे आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड। मैं आपको उसका एक नया डेफिनेशन दूंगा आज। नहीं, लेजेंड की मेरे पास डेफिनेशन नहीं है। सोचिए ना क्या होता है। आप किसी को लेजेंड क्यों बुलाते हो? कि लेजेंड ऐसा कि भाई वो उन्होंने जो काम किया उस फील्ड में ऐसा काम किसी ने नहीं किया। मैं तो ये मानता हूँ। फेयर, दैट इज वेरी फेयर एंड दैट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन। जी, जी। ओके, मैं आपको बताऊं मैंने कब कैसे सीखा लेजेंड का क्या मतलब होता है। क्योंकि मैं तो ये वर्ड सुनते आ रहा हूँ डैडी के जाने के बाद। तो मैं सोचता था यार, ये लोग कह रहे हैं मेरा डैडी लेजेंड है यार, लेजेंड क्या चीज़ होती है? तो मैं गया, गूगल किया, मैंने विकीपीडिया में देखा, इधर देखा उधर, अच्छा ये होता है लेजेंड। हम यूज करते हैं ना वर्ड्स, हमको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। तो मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी तो ये मेरी एक जिंदगी का हिस्सा बन गया ये वर्ड। क्योंकि सन ऑफ द लेजेंड, जो भी आएगा वो लेजेंड ही सन ऑफ द लेजेंड आनंद बख्शी, राकेश बख्शी, ओ हिज फादर वाज अ लेजेंड। तो ये लेजेंड 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 सुनते सुनते मैंने एक बार गूगल कर दिया कि ये लेजेंड होता क्या है भाई। क्योंकि आई नो द वर्ड बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ व्हाई दिस वर्ड वाज इन्वेंटेड, राइट। सर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, 10 साल मेरे ख्याल में। मेरा जो रूम है वो अपना ये रोड फेसिंग है। तो मैं अपने रूम में बैठा था और मैं ऐसे ही शाम का वक्त था, 4, साढ़े 4, 5 बजे का वक्त था, और एक बांसुरी वाला बांसुरी बेचते बेचते बजाते बजाते मेरी सड़क से निकल रहा था। और आई लिव ऑन सेकंड फ्लोर। कौन सा गाना बजा रहा था? राजेश खन्ना की फिल्म है महबूब, क्या है वो गाना? महबूब की मेहंदी? नहीं, महबूब की मेहंदी नहीं। अच्छा, मेरे नैना सावन भादो, महबूबा, आर डी बर्मन, गुलशन नंदा। हाँ, और ये लड़का कुछ मेरे ख्याल में 25-30 साल के अंदर था वो। और उसकी चप्पलें नहीं थी, एकदम ऑर्डिनरी फटे हुए कपड़े टाइप ऑफ, और धूप में पका अपना तपा हुआ, और वो बांसुरी बजा रहा है और जा रहा है। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि यार ये कितना पुराना गाना है, क्लासिकल गाना है ये, 75-76। इसका जो धुन है ना, क्लासिकल धुन है, ये ऑर्डिनरी धुन नहीं है। आर डी बर्मन ने भी कहा था कि मेरा बेस्ट म्यूजिक है जो मैंने महबूबा में दिया। तो मैंने वॉचमैन को बोला, अरे यार वो बांसुरी वाले को ऊपर भेजो। तो बांसुरी वाला ऊपर आ गया, दरवाज़ा खोला, मिला, तो मैंने उसको उसके हाथ में पैसे दिए। क्योंकि मैं इतना खुश हो गया, इतना इमोशनल हो गया कि यार ये इतने सालों के बाद एक गाना मैं सुन रहा हूँ, एक इतना कॉमन मैन के वो शायद तब पैदा भी नहीं हुआ होगा। हाँ, तो उसने पैसे ले लिए मेरे से, और मुझे इमीडिएटली उसने एक बांसुरी दे दी मेरे हाथ में। अच्छा, तो मैं बड़ा इंप्रेस हो गया कि ये भिखारी नहीं है, ये फ्री बीज नहीं लेता, ये ना मांग रहा है ना देता है, खुददार आदमी है। मुझे एक्सचेंज में एक प्रोडक्ट दे रहा है वो, उसकी जो वर्थ लगती है, कि उसको लगता है कि ये जो मुझे पैसे दिए इसका वर्थ ये बांसुरी है। तो मैं बोला नहीं, ये आपके लिए, मुझे बांसुरी नहीं चाहिए। तो इसे नहीं, आप लो। तो मैंने ले ली बांसुरी, मैंने वहाँ बांसुरी रखी है उसकी। अच्छा, वो मैंने देखी, मिलन वाली ट्रॉफी पे रखी हुई है, वो मैंने देख ली। तो वो जाने लगा, तो मैंने उसको रोका, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा ऐसे इमोशन जुड़ गया। आई फेल्ट लिटिल इमोशनल फॉर हिम, बिकॉज आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि ही इज नॉट अ बेगर। क्योंकि यूजुअली लोग पैसे लेते हैं चले जाते हैं, यू नो। तो मैं ऐसे थोड़ा बात करता हूँ मैं, और मेरी आदत है, आई लाइक टू टॉक टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आई विल लर्न समथिंग दैट आई डोंट नो। हाँ, सही बात। तो मैंने उसको बोला, आपको पता है ये क्या नाम लिखा है? ये पता है आपको किसका घर है? इसे नहीं, ये नाम जो है घर के बाहर। तो साहब ये तो इंग्लिश गाना गा रहा है, तो ये तो इंग्लिश में, मतलब ये तो साहब ये तो हम पढ़ नहीं सकते। तो मैं बोला ये लिखा है इंग्लिश में आनंद बख्शी, और तुम ये जो गाना बजा रहे हो ना, ये उनका लिखा हुआ, और ये मेरे पिताजी थे। तो उसने ऐसे नमस्ते किया मुझे, ठीक है। तुमको आर डी बर्मन मालूम है? ये सिंह नहीं। अच्छा तुम इधर आओ, अंदर आओ। तो उसको मैं दरवाजे से इधर ले आया, और वो जो ड्रॉ है ना उधर, वाइट ड्रॉ, उसमें एल्बम्स पड़े हुए हैं।
एक एल्बम है जो बख्शी साहब ने बनाया था, जिसमें म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, जो फोटो जब भी कलेक्शन है उनका पर्सनल, तो मैंने वो फोटो एल्बम बाहर निकाला, उसको साथ में खड़ा किया और मैं इसको फोटो दिखाते गया। कल्याण जी, आनंद जी, गाना मैंने सुनाया उसको, पता हाँ सुना है। फिर एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गाना सुना, उसको पता नहीं था कौन है ये लोग। आर.डी. बर्मन दिखाया, विजूषा, कल्याण जी, आनंद जी, ऑल दीज नेम्स, यू नो, अनु मलिक। तो मैंने एक चीज देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो जब भी मैं इसको नाम बोलूँ ना, तो वो ऐसे ऐसे करे, अच्छा, ऐसे ऐसे करे, जैसे भगवान के चरणों में करते हैं। तो मैंने एल्बम बंद करके पूछा, यार तुम ये क्या है? मैं जानता हूँ ये क्या, इसका मतलब क्या होता है। आप पूछना चाह रहे थे? हाँ, कि तुमने ये जो इशारा किया, ये जो तुमने लिए किया है, अपने दिल से हाथ लगाया उसको, फोटो को, क्यों किया तुमने ये? सर उसने भी मुझे जवाब दिया ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लेजेंड, जो इस किताब में है। इट इज़ द एपिलॉग ऑफ द बुक, लास्ट चैप्टर वही है, व्हाट इज़ द लेजेंड। मेरे से सुनिए आप। उसने मुझे कहा, इसके साहब, इन लोगों की वजह से ना मैं 3 वक्त की रोटी कमाता हूँ। तो मेरे लिए उस दिन एक नया मतलब पैदा हुआ लेजेंड का, कि जिस आदमी ने ऐसा काम किया हो, पता नहीं कितने लोगों, कितने घरों की चल रही होगी रोटी, कि 22 साल जाने के बाद भी किसी के घर का चूल्हा वो जला सकता है। बिल्कुल सही लेजेंड है सर, सही, बिल्कुल सही। मैं आप पूरी तरह भूल जाइए ये विकिपीडिया में क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या लिखा है, सर ये है मतलब मायने हैं केवल, ये है लेजेंड सर। आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाइए, ऐसा कुछ एपिसोड एयर कीजिए, ऐसी कुछ नॉलेज दीजिए अपने चैनल पे। मैं तो आपका फैन हूं, मैं आपका चैनल देखता हूं रेगुलरली, कि जिसको देख के किसी की जिंदगी में दिया जले, आप लेजेंड बन जाएंगे सर। चलिए कोशिश करेंगे। बख्शी साहब के ड्राइंग रूम में बैठकर मैं वादा करता हूं कि अपने चैनल के लिए और अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा करने की कोशिश हम जारी रखेंगे कि जो हमारे देश को, हमारे समाज को, आने वाली हमारे जनरेशन धर्म को, सबके हमारे धर्म धर्म को, सही बात है, सबके सर्व धर्म को, उसको एक रोशनी मिले और उस रोशनी से दूसरों के घर रोशन हो, जैसे कि जिंदगी रोशन हो। और इसमें रोशन साहब का भी नाम आ गया, जहां से शुरुआत बख्शी साहब की हुई थी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जी जी जी, जो मेरे बड़े करीब है इस बात, ये बात जी। आप लोग जो है ना, जो मैं आप लोगों को कॉमन मैन समझता हूँ, आप भले यूट्यूबर हो, आपके भले मिलियन, पर आप भी एक कॉमन मैन ही है एट द एंड ऑफ द डे। आप घर जब जाते हो तो आप भी दवाई खाते हो, आपके भी बच्चे हैं जो आपको रुलाते हैं, हंसाते हैं, प्यार देते हैं, आपको भी गुस्सा आता होगा। तो वी आर ऑल कॉमन मैन एट द एंड ऑफ द डे, इन स्पाइट ऑफ आवर वेल्थ एंड यूट्यूब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। सर बात यह है कि जब ये किताब इंग्लिश में पब्लिश हुई, इट वॉज पब्लिश बाय पेंगुइन इंडिया, तो उसका एक MRP था, मे बी इट वॉज 500 रुपीज़, 450-500 का MRP था। तो मैंने सोचा यार, लाखों लोग हैं बख्शी साहब के फ़ैन, वो इंग्लिश में इतनी महंगी किताब पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा। पेंगुइन वाले सारी महंगी छापते हैं। हाँ, क्योंकि वो क्वालिटी होता है पेपर का, हार्ड बैक कॉपी है। तो मैं बोला ये इसको यार हिंदी में मैं फ्री में बांटूंगा, क्योंकि हमको जो बख्शी साहब को तो गानों के पैसे तो मिल ही गए, जो उन्होंने गाने लिखे उसके पैसे मिले, फिर जो गाने बजते हैं उनकी रॉयल्टी मिलती है उनको, तो हमको तो गानों के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं किताब क्यों बेचूं? सही बात है, उनकी किताब क्यों बेचूं मैं? पेंगुइन को तो मैं बोल नहीं सकता ना कि आप नहीं बेच सकते, क्योंकि बाबा उनकी प्रिंटिंग है। तो मैं बोला इसको मैं इंटरनेट पे फ्री में छाप दूंगा, डिजिटल कॉपी। तो मैंने किंडल एडिशन आता है, किंडल नहीं, अपना एक आप उसको गूगल डॉक्यूमेंट बनाइए ना, अच्छा, तो किंडल की भी जरूरत नहीं है, कोई भी लॉग इन करके देख सकता है फ्री में। तो मैंने PDF फॉर्म में उसमें मिल PDF, एग्जैक्टली PDF। तो मैंने यूनुस खान साहब को पकड़ा, यूनुस खान जी जो बहुत इंटरनेशनल नेशनल फेमस ऑल इंडिया रेडियो के रेडियो होस्ट हैं, यूनुस खान, जिन्होंने ट्रांसलेट किया और उन्होंने बोला हाँ राकेश जी, मैं ट्रांसलेट करके दूंगा आपको हिंदी में। एंड इज एन एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग, एन एक्सेलेंट राइटर एंड पोएट एंड ऑथर। तो जब ये रेडी हो गई किताब, तो मैंने फिर कुछ 1 महीना पहले मैंने इंटरनेट पे डाल दिया कि हिंदी ट्रांसलेशन इज रेडी, विद इन अ मंथ आई विल पुट द लिंक
and you can read the book for free. This is a gift from the Anand Bakshi family for आनंद बख्शी फैंस, fans. Any fan. Any fan. साहिर फैन, शैलेंद्र फैन, मजरू सुल्तानपुरी फैन, बिल्कुल, जो बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बख्शी साहब से भी बड़े राइटर्स थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप अभी, अब मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे, क्यों मैंने ये आपको बोला कि ये तो आई हैव टू ऐड टू दिस इंटरव्यू, दिस कन्वर्सेशन, इंटरव्यू नहीं है, ये कन्वर्सेशन ही है। सर अब मुझे 4-5 लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गालियां दी। अच्छा, यूट्यूब पे सेम मैसेज सब जगह डाल दिया मैंने, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर मीडियम पे मुझे 1 या 2 लोगों ने, किसी ने पोलाइटली बोला, किसी ने रूडली बोला कि आप कौन है फ्री में देने वाले, आप क्या पैसा नहीं दे सकते इसका? अच्छा, हम राकेश जी आप इसको फ्री में नहीं दीजिए, एक मूल्य की चीज़ है ये, आप इस पे मूल्य डालिए, हम इसका मूल्य देना चाहते हैं। सी हम पैसे दे के हम आई गॉट इमोशनल। ये दिल को, आपने कई बातें ऐसी कही हैं अभी इस इंटरव्यू में, बातचीत में, कन्वर्सेशन में, मैं भी चॉक्ड महसूस कर रहा हूँ। आई वाज मूव्ड कि यार ऐसे भी लोग हैं जो फ्री नहीं दे, दे डोंट वांट फ्री, बोलते हैं यार व्हाट डू मीन फ्री, हम भिखारी हैं, आप कौन होते हैं हम पे एहसान करने वाले? बांसुरी वाला आपको बांसुरी देके एग्जैक्टली। तो मैं तो धर्म संकट में आ गया, बोला मैंने तो 1 साल पहले बोल दिया था फ्री है, अभी मैं फ्री नहीं बोलूंगा, देखो बख्शी साहब का लड़का झूठा है, पैसे के चक्कर में बता। हाँ पहले तो बोल दिया फ्री है, अब जब टाइम आया छापने का तो बोलता है 100 रुपए दो, 100 रुपए 50 रुपए दो, जो भी है। अभी धर्म संकट से निकले कैसे आदमी? सर आई हैव एन इनिशिएटिव कॉल्ड बाइसिकल एंजल। अच्छा, मैंने कुछ 15 साल पहले ये शुरू किया था, क्योंकि मैं एक साइकिलिस्ट भी हूँ। तो मैं जब साइकिलिंग वाइकलिंग जाता हूँ तो जो रास्ते में मुझे पेपर वाला मिलता है, भाजी वाला मिलता है, दूध वाला मिलता है, हम उनको साइकिल देते हैं धंधा करने के लिए कि तुम साइकिल तुम्हारी पुरानी होगी, तुम ये नया साइकिल लो, चलाओ, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। तो ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस है ऑफ डूइंग छोटा मोटा सोशल वर्क, मैं करता रहता हूँ। तो मुझे बोला यार ये आइडिया अच्छा है, because I'm already familiar with social work and social initiative at my own level, small छोटा लेवल। अभी ये संडे से मैंने नया इनिशिएटिव शुरू किया सर, जो मैंने कोविड में चलाया था खुद अकेले। मैं साइकिल पे जाता था और मैं केले बांटता था लोगों में। अच्छा, क्योंकि केला जो है ना वो नेचर से बंद होके आता है, कंटेमिनेशन, हाइजीन का उसमें बिल्कुल हुआ। और ये जो हमारे बिल्कुल, एंड हु डू वी गिव इट टू, हु डू आई गिव इट टू? आई गिव इट टू पीपल हु पिक कचरा फ्रॉम द रोड एंड सेल इट, बॉटली, पेपर, तो उनके हाथ गंदे होते हैं, यू कांट गिव, उसे छीलो और खा लो, हाथ भी टच नहीं करना पड़ता उसमें। तो ये मैंने अभी संडे से वापस शुरू किया, कोविड में बंद कर दिया, कोविड के बाद मैंने बंद कर दिया था। तो आई एम फेमिलियर विद दिस क्लास ऑफ पीपल हु नीड अस एंड वी आर नॉट देयर ऑलवेज, ओके। तो मैंने सोचा, बोला यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ सोशल इनिशिएटिव, तो व्हाई नॉट आई अप्लाई दैट टू दिस बुक। तो मैंने क्या किया, पहली सेकंड पेज पे, डेडिकेशन पेज में मैंने एक बड़े में छाप दिया कि ये किताब, ये जो डिजिटल कॉपी है, पीडीएफ है, ये फ्री है, लेकिन अगर आप इसका मूल्य देना चाहते हैं, आप 500 रुपए तक अपने संस्था में या किसी गरीब में कपड़े बांट दीजिए या खाना बांट दीजिए, जरूरतमंद के दे दीजिए। 500 रुपए तक आप जो करना चाहें करें, और मुझे बताना भी नहीं, मुझे लगेगा आपने इस किताब का मूल्य दे दिया। सर मुझे मेरी इनिशिएटिव ने ही बचा लिया, रास्ता दे दिया। तो अब कोई बोल नहीं सकता कि तो फ्री नहीं है भाई, फ्री क्यों है? फ्री नहीं है, पढ़ो, दो, आप उसमें लिखा हुआ है, जाओ दे दो, जहाँ देने दो, हमको बताओ, हम तो पूछेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही बात। आपको लगता है आपके मूल्य देना तो दे दो, पेड फॉरवर्ड, और वी कॉल इन इंग्लिश पेड फॉरवर्ड। ये बहुत जरूरी है कि भारत में ऐसे लोग हैं सर, बहुत संख्या में है ये, जो छुपे हुए मीडिया से, जो सामने नहीं आते, क्योंकि मीडिया डजंट केयर, मेन स्ट्रीम मीडिया डजंट केयर, यूट्यूबर्स लाइक यू केयर। इसलिए मेरे घर में टीवी नहीं है सर, आई एम अ यूट्यूब वॉचर, बिकॉज दीज आर पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस एंड दे स्पीक, उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, एंड दे स्पीक एज पर देयर फीलिंग्स, नॉट एज पर द एडवर्टाइजिंग कमिंग इन। सही बात है, ये तो आपको एडवर्टाइजर का संभालना पड़ता है, यार एडवर्टाइजर कौन है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। इसलिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आप लोगों का, अभिषेक तिवारी, भाऊ तोसेरकर, आज का आपका अखबार सिंह जी, जयपुर डायलॉग्स जी, अजीत भारती। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यूट्यूब। चलिए, यूट्यूब के माध्यम से ही संपर्क हुआ, और थैंक यू, धन्यवाद बुलाने के लिए।
नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर लंबी चर्चा करेंगे और कहीं आउटडोर पे हम जहाँ पे बख्शी साहब जाते थे घूमने, कहीं कोशिश करेंगे आउटडोर पे शूट करेंगे, बख्शी साहब के बारे में और बातें करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया एंड नमस्ते, जय हिंद टू ऑल आवर वॉचर्स एंड ऑडियंस। आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर बख्शी साहब ने बहुत सारे फेमस गीत अपने लिखे हैं। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर बैठकर वो अपना काम करते थे। ट्रॉफीज वगैरह देख के तो चीज़ें याद आती ही होंगी, लेकिन आज भी उनका 1964 का गाना है, मेरे महबूब कयामत होगी। आज किशोर कुमार का। हाँ जी, वो आज के बच्चे 18, 19, 20 ईयर ओल्ड आर सिंगिंग दैट सॉन्ग। मेरे महबूब कयामत होगी। अच्छा डैड, बचपन से हम आपके गाने सुनते आ रहे हैं। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, आई 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 तेरी याद आई, सावन का महीना पवन करे शोर, मतलब हजारों गाने लिख दिए आपने लव पे। आपसे बात कर रहे थे, आपने एक सिलाई मशीन हमें दिखाई कि आपकी मम्मी उस की पर है। कपड़े सिला करती थी। का पहला जो शौक था वो सिंगिंग का था, लेकिन सिंगिंग में उनको इतनी हुनर नहीं, अपना ही डिडंट मेक प्रोग्रेस। तो राइटिंग में उनको इमीडिएटली विद इन 10 ईयर्स 10 साल लगे उनको। वो 1950 में आए, 3 महीने यहाँ रहे, कुछ हुआ नहीं, तो वापस जाके जबलपुर में वापस भर्ती हो गया आर्मी में, सिग्नल्स, ही वाज इन सिग्नल्स। कुछ 6 महीने में उनका पसीना छूट गया। बोला भाई भैया ये तो मेरे से काम नहीं होगा, ना मुझे कोई काम मिला है ना फिल्म मिली है, और तो अभी मैं वापस जाके तीसरी बार आर्मी ज्वाइन कर लूँगा। मिस्टर चित्रमन स्वरूप, टिकट कलेक्टर, इंडियन रेलवेज, वेस्टर्न रेलवे, यू शुड लिव इन बोरीवली। तो ही सेड तुम मेरे साथ रहो। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मेरे डैडी को अपने घर में 3-4 साल रखा, 1 रुपया नहीं लिया उनसे, बल्कि उनको कभी 50 पैसे 1 रुपया दे देते थे कि जा स्ट्रगल कर। तो वो स्टूडियो के बाहर जाके खड़ा हो जाना, म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर जाके खड़ा हो जाना, जैसे कोई आए तो मैं किसी को नमस्ते कर लीजिए, मैं राइटर हूँ, सुन लीजिए। बहुत लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। कॉल्ड रोशन साहब, राकेश राजेश रोशन के फादर, पिताजी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तुम गीत लिखते हो, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, मैं नया लिरिक्स ढूंढ रहा हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। मैं सांता क्रूज में रहता हूँ, ये एड्रेस लो, मेरे घर कल सुबह 10 बजे आ जाओ। उस शाम से बरसात शुरू हो गई मुंबई में, जोरों की बरसात, ऐसी बरसात से निकल ही नहीं सकता कोई, ट्रेन बंद हो गई। अच्छा। और बस बंद हो गई, BST बस जो जान है मुंबई की। तो रोशन साहब आए, देखे और चौंक गए। अरे ऐसे मौसम में कैसे, ऐसे बरसात में तुम आए क्यों? ये सर आपने बुलाया था 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे। ये सर बुलाया था बराबर है, लेकिन इतना जरूरी नहीं था, तुम कल आ सकते थे। आ जाते हैं। तो ये सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए बहुत जरूरी था। पहली फिल्म हिट हुई वो थी मेहंदी में लगी मेरे हाथ, फिर उसके बाद हिट हुई जब जब फूल के लिए, फिर मिलन। और बख्शी साहब ने अपने लफ्जों में कहा है कि आराधना के बाद मैंने जिंदगी में आज तक कभी काम नहीं मांगा, काम की लाइन लग गई। व्हाट इज अ लेजेंड? मेरे से सुनिए, उसने मुझे कहा इसके साहब इन लोगों की वजह से ना मैं 3 वक्त की रोटी कमाता हूँ। तो मेरे लिए उस दिन एक नया मतलब पैदा हुआ लेजेंड का।